जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए 12th के हिस्ट्री से एक लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है ईंटें, मनके एवं अस्थियाँ। इसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में भी एक सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन इस सभ्यता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और इस सभ्यता के मिल जाने के बाद हमको इस सभ्यता के तमाम क्षेत्रों की जानकारी हुई कि किस तरह से यह सभ्यता अपने आप में सभी क्षेत्र में विकसित थी। जी हाँ, क्योंकि हमें पता है कि यह सभ्यता जब मिला तो जब प्रमाणित किया गया इसके साक्ष्यों के आधार पर, तो पता चला कि यह सभ्यता काफ़ी विकसित थी और इस सभ्यता को शहरी या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो आइए हम इसे एवं प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। 1921 ईस्वी से पहले लोग यही समझते थे कि प्राचीन सभ्यता या तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और नहीं तो मिस्र की सभ्यता है। लोग यही सब जानते थे कि यही सब प्राचीन सभ्यता है। भारत में इस तरह की कोई सभ्यता का कोई जिक्र नहीं था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोज लिए जाने के बाद, यानी कि भारतीय सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसके प्रथम स्थल 1921 ईस्वी में खोजा गया। तब जिन लोगों ने इस पर जो है जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और इस सभ्यता के बारे में जो है लोगों को जानकारी मिली। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोज लिए जाने के बाद लोगों ने यह जाना कि भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे हम आज हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। जी हाँ, सी कार्बन 14 पद्धति एक पद्धति है। पुरातत्व से जो साक्ष्य निकलते हैं उनको जांच परख करके तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उम्र बताया गया वो बताया गया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो आज से लगभग 5000 वर्ष यह सभ्यता पुरानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि व्यापारी क्षेत्र में अगर हम सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करें तो व्यापारी वर्ग काफ़ी विकसित थे और ये दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया जो एक प्राचीन सभ्यता है जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं, तो सिंधुवासी जो है मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे। आगे, सिंधु सभ्यता बाकी सभ्यताओं से काफ़ी बड़ी मानी जाती है। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल माना गया कि उधर मिस्र और मेसोपोटामिया को एक तरफ कर दे तो भी पता चलेगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उनसे काफ़ी बड़ी है। रेलवे के निर्माण के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल मिला। लोग खंडहर समझ लिया और ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरू में ये खुदाई के दरमियान रेलवे के निर्माण के क्रम में जब खुदाई हुई तो कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलने शुरू हुए जिसमें ईंट मिलना उन्हें शुरू हुआ। तो इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और ईंटों का उन्होंने जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, यानी कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर बने हैं वो जॉन मार्शल बने। अब उनके नेतृत्व में इस तरह की खुदाई का काम होगा और उन्हीं के सहयोगी है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा। जी हाँ, और रखालदास बनर्जी ने, जिसे आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इस तरह से हड़प्पा की खुदाई अब, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हो गई है और एवं प्रकार से इससे संबंधित स्थल मिलना भी क्या हो गया है, शुरू हो गया है। आगे देखते हैं। यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। किस आधार पर? सी कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। यह उम्र आंकने का एक पद्धति है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण स्थल त्रिभुजाकार माना जाता है। इसके क्षेत्र को अगर आकार में परिवर्तन किया जाए तो यह इसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार नजर आता है। सिंधु सभ्यता में 6 प्रमुख नगर, मतलब सिंधु सभ्यता से संबंधित तो सैकड़ों स्थल खोजे गए, लेकिन सैकड़ों में 6 को प्रमुख नगर, बड़े शहर का दर्जा प्राप्त है। वो इस प्रकार है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है
तमाम जो स्थल है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, सूतकांगेडोर है, लोथल है, कालीबंगा है, एवं प्रकार से इसकी जो खोजें हुई हैं वो वर्ष भी है। जैसे हड़प्पा 1921 ईस्वी, खोजे थे दयाराम साहनी, और नदी है रावी नदी। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में खोजा गया, खोजे थे R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने, और नदी है सिंधु नदी। आगे देखते हैं, ये है धौलावीरा जिसको खोजा गया 1959 ईस्वी में, इसको खोजे थे बीबी लाल ने, और ये नर्मदा नदी के आसपास है। उसके बाद है सूतकांगेडोर 1927 ईस्वी में, इसको खोजे थे जॉर्ज डेल्स ने, और नदी है दाश्क नदी। उसके बाद है लोथल, इसकी खोज हुई 1957 ईस्वी में, इसको खोजे थे रंगनाथ राव ने, और नदी है भोगवा नदी। और उसके बाद है ये कालीबंगा जिसको खोजा गया 1953 ईस्वी में, खोजे थे अमलानंद ने, और नदी है घग्गर नदी। यानी कि इससे संबंधित प्रश्न हम हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, जब इसके तमाम साक्ष्यों को जांचा गया तो यह प्रमाणित हुआ कि यह एक शहर के तरह सभ्यताएं थी। शहर के तरह का मतलब क्या हुआ, जैसे आज के शहर के जो नियोजन हम देखते हैं, कैसे नाला होता है, कैसे सड़कें होती हैं, कैसे पक्की मकानें होते हैं, कैसे पक्की सड़कें होती है, तो ये सारे साक्ष्य वहाँ पाया गया, जिससे प्रमाणित हुआ कि यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आगे देखते हैं, इस सभ्यता में कच्ची और पक्की सड़कें बनी हुई थी। मतलब सड़कों के क्षेत्र में भी ये सभ्यता काफ़ी क्या थी, विकसित थी। काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें भी इस सभ्यता में मिले हैं। इस सभ्यता में जल निकासी के लिए बड़ी और छोटी नालियाँ बनी हुई थी। जी हाँ, शहरीकरण में तो नालियाँ होंगी ही, तो यहाँ पे बड़ी नालियाँ हैं और छोटी नालियाँ हैं। छोटी नालियाँ प्रत्येक मोहल्लों से निकल के बड़े नालियों को समकोण पर काटती है, और तमाम अवशिष्ट जो पानी है वो एक सही जगह पर निकाला जाता है नाला के माध्यम से। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन का मतलब ये हुआ कि सिंधुवासी सबसे पहले तांबा को खोजे, उसके बाद उन्होंने टीन को भी खोजा, और दोनों के मिश्रण से उन्होंने बनाया कांसा, और इसी वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस सभ्यता में खेती के प्रमाण मिले हैं। जी हाँ, इस सभ्यता में खेती के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग खेती करना भी जानते हैं। मुख्य रूप से 9-10 फसलों का साक्ष्य मिला है, जिसमें जौ है, गेहूं है, धान है, राई है, इस तरह की तमाम फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का आखिर अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो के ही कुछ कब्रिस्तान से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ मरने के बाद राजाओं को जो दफनाया जाता था, तो उनके साथ हीरे जवाहरात और मनोरंजन के भी सामान उनके कब्र में दफना दिए जाते थे। आगे देखते हैं, सेलखड़ी नामक एक पत्थर है, जिससे बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। कह सकते हैं कि सेलखड़ी नामक पत्थर के मनके बनाए जाते थे, यानी माला बनाए जाते थे। इस सभ्यता में मृतकों को जलाने तथा दफनाने का प्रमाण मिला है, जैसे कि आज भी हमारे सभ्यता में ये होती है। कुछ धर्म के लोग इसको दफनाते हैं और कुछ धर्म के लोग इसको जलाने में विश्वास करते हैं। इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ लिया जाता तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से कि उस समय लिपियां हैं, लिपियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। इसी वजह से इस लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, क्योंकि इसके लिपि के जो अंक है वह किसी न किसी वस्तु को इंगित करता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी में बताया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी पिग्गट ने बताया है। सिंधु सभ्यता का जो शासन है वो वणिक यानी बनिया वर्ग के हाथों में है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में व्यापारियों का महत्व ज़्यादा है। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक थी। बहुत सारी ऐसी साक्ष्य मिले हैं जिसमें मृण मूर्तियाँ हैं,
उर्वरता की देवी को पूजा जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह समाज जो है मातृसत्तात्मक समाज है। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक थी। यह समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे में विभक्त थी। मतलब सभी वर्ग के लोग इसमें निवास करते थे। इस सभ्यता में लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये इस सभ्यता के जो लोग थे अपने खेतों को हल से जोता करते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार तथा स्नानागार भी मिला है। अन्नागार जिसका निर्माण अन्न भंडारण के लिए किया गया था, और स्नानागार जिसका निर्माण किसी अनुष्ठानिक पूजा को करने या यज्ञ को करने से पहले इस स्नान कुंड में लोग स्नान किया करते थे। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधुवासी के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबा और टीन से कांसा बनाना जानते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इस सभ्यता से अधिकांश मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिस पर एक सिंग वाले सांड का चित्र मिलता है। इसके अलावा कुबड़ वाला सांड भी इस सभ्यता में काफ़ी मतलब कि सम्मानित पशु माने जाते हैं। दूसरा कि शुभ चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो हम आज देखते हैं वह भी सिंधु सभ्यता से ही लिए गए हैं। सीसा, टीन, सोना, चांदी, सेलखड़ी, लाजवर तथा अन्य कई वस्तुओं के व्यापार में ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों से सिंधुवासी जो है क्या करते थे, व्यापार करते थे। ऐसे चीज़ों का आयात भी करते थे और कुछ चीज़ों को उन देशों को क्या करते थे, निर्यात भी करते थे। लास्ट है दशमलव तथा माप तौल प्रणाली सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। जी हाँ, आज मैथ में हम लोग दशमलव प्रणाली जो देखते हैं और माप तौल में किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये भी सिंधु सभ्यता से ही चलती आ रही है। फिर आप कहिएगा कि इस सभ्यता के बारे में बाकी लोगों को क्यों पता नहीं था। तो यह सभ्यता बहुत पहले चला करती थी, जिसके कई कारणों के वजह से इसका विध्वंस हो गया, जिसमें बाढ़ को, भूकंप को, प्राकृतिक आपदा को, अकाल को, सूखा को बताया जाता है, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। और 100, 200 या 1000 वर्षों तक तो लोग इसको जानते रहे, लेकिन बाद के वर्षों में इस सभ्यता के बारे में लोगों ने जिक्र करना बंद कर दिया और बहुत वर्ष के बाद लोग भूल गए कि यहाँ भी कोई सभ्यता हुआ करती थी। अंततः 1921 ईस्वी से जब इसके अवशेष मिलना शुरू हुए तब इसकी खुदाई की गई और तब पता चला कि हमारे देश में आज से लगभग 5 से 8,000 वर्ष पूर्व एक सभ्यता हुआ करती थी। और इस सभ्यता की तमाम कहानी जो हम पढ़ते हैं, खुदाई से निकले अवशेष, चाहे वो मनके हो, ईंटें हो, अस्थियां हो, तांबा हो, बर्तन हो, जो भी हो, उसी के आधार पर, अनुभव के आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता के तमाम क्षेत्रों की कहानियों को लिखा है, जिसे हम जानकर अवगत हो पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।